चैप्टर 1। भाई जैसे टीचर्स ने अपनी जवानी पढ़ने पे खर्च की, तो आप हजरात कर सकते हैं अपनी जवानी पढ़ने पे खर्च? कर रहे हैं तो मुझे पता है तेरा जितना कर रहे हैं, कल तो घर भाग रहा है। फेडरल टैक्सेस इन पाकिस्तान आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। फेडरल टैक्सेस मतलब गवर्नमेंट जो लगाती है। फेडरल टैक्सेस इन पाकिस्तान आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स। इसका मतलब लिखें, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? उस क्लास में देखें जिन बैठे हुए हैं, पूरी भरी हुई है क्लास। नजर आ रहे हैं आपको? वो चौथी रो में देखें, पांचवी रो में लेटा हुआ है, छठी रो में नजर आ रहे हैं? फील हो रहे हैं? भरी हुई है जिनों से। जाए कोई हिम्मत करेगा उस क्लास में जाने की? लेट के क्लास ले सकते हैं, जाए। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स लिखें, शॉपकीपर खुद गवर्नमेंट को जमा करवाता है। शॉपकीपर खुद गवर्नमेंट को जमा करवाता है आपके पास ऐसी बॉल पॉइंट? शॉपकीपर खुद गवर्नमेंट को जमा करवाता है। शॉपकीपर किसको जमा करवाते हैं? खुद गवर्नमेंट को। इसलिए इसको बोले कौन सा टैक्स कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। आगे चलें। इनकम टैक्स इज इम्पोज फॉर ईच ईयर स्पेसिफाइड इन फॉलोइंग रेट्स: टैक्सेबल इनकम, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस कैपिटल गेन, अदर सोर्स। एक और डायरेक्ट टैक्स है कैपिटल वैल्यू टैक्स। ये बस इस तरह है कि कैपिटल वैल्यू टैक्स ऑन डिफरेंट ट्रांजेक्शन सच एज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप जिंदगी के किसी मोड पर ट्रांसफर करें ना, तो फिर ये टैक्स लगता है। तो इसका नाम है कौन सा टैक्स? कैपिटल वैल्यू टैक्स। तो कोई राइट्स वगैरह, इंटेंजिबल्स वगैरह आप किसी को ट्रांसफ़र करें तो भी ये टैक्स लगता है। बहरहाल हमारे सिलेबस में ना सिर्फ दो टैक्सेस हैं, एक है इनकम टैक्स और एक है सेल्स टैक्स। बाकी ये कैपिटल वैल्यू टैक्स सिर्फ एक लाइन की हद तक है हमारे सिलेबस में। कस्टम ड्यूटी ये 4 लाइनें हैं हमारे सिलेबस में इसकी, और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की 2-4 लाइनें हैं। तो अब ये कैपिटल वैल्यू टैक्स इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि जब आप प्रॉपर्टी अपने नाम करवाएं तो कोई आपको टैक्स देना पड़ता होगा, जिसका नाम क्या है बोलें? सीवीटी। किसी ने लफ्ज़ सुना है कभी सीवीटी? ज़िंदगी में कहीं अखबार में कहीं आगे पीछे सीवीटी कहते हैं इसे, कैपिटल वैल्यू टैक्स। बस होगा कोई छोड़े। इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस लिखें, ये शॉपकीपर हमारे से लेके गवर्नमेंट को जमा करवाता है। ये शॉपकीपर हमारे से लेके गवर्नमेंट को जमा करवाता है। आपने कभी देखे कि सेल्स टैक्स, यानी कि 100 रुपये की आप चीज़ लेते हैं तो उस पर 18 रुपये सेल्स टैक्स होता है। थोड़ा सा पहले तक 17% था, कुछ चीज़ों पे भी 16% भी है, लेकिन आजकल अब जो जनरल रेट हो गया है वो सेल्स टैक्स का हो गया 18%। तो उसमें ये होता है कि अगर आप बॉटल ख़रीदते हैं, तो बोतल ख़रीदते हैं, कोई भी कोका कोला ख़रीदी आपने, तो आपने एक मिसाल के तौर पे 118 रुपये दुकानदार को दे दिए, तो उसमें 18 रुपये दुकानदार किसके ख़जाने में जमा करवा देगा? गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवा देगा। तो ये सेल्स टैक्स का मैकेनिज़्म है कुछ। बहरहाल ये लाइनें अनलकीली हमें समझ नहीं आएंगी। क्यों नहीं समझ आएंगी? क्योंकि ये लाइनें आपको फ़ौरन क्यों समझ आ गई थी? क्योंकि आपने इनकम टैक्स पढ़ा हुआ था। लेकिन ये लाइनें आपको समझ नहीं आई थी, समझ नहीं आएंगी। ये लाइनें क्यों नहीं समझ आएंगी? क्योंकि चैप्टर 20 और चैप्टर 21 जब हम इंशाल्लाह सेल्स टैक्स पढ़ेंगे तो ये देख लेंगे। अभी मुश्किल मुश्किल से लफ्ज़ हैं, इनपुट आउटपुट, इनको कैसे मैं समझाऊँ आपको? तो सेल्स टैक्स वाली बात 2-3 लाइनें छोड़ दें। कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। कस्टम ड्यूटी यहाँ तक है कि अगर आप, जी वालेकुम सलाम। सर, एक सवाल है ड्रग टैक्स के बारे में। आपने कहा कि शॉपकीपर खुद गवर्नमेंट को पे करता है, तो क्या ये ड्रग टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करता है? तो क्या ये ड्रग टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करता है? तो क्या ये ड्रग टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करता है?
तो सर मेरे कज़न के गांव में दुकान है, बट वो तो उसने कभी पे नहीं किया टैक्स को, कभी जाके एफबीआर को उसने। हाँ, इनकम टैक्स तो आपने अपनी बिज़नेस इनकम पे खुद जमा करवाना होता है। लेकिन अगर आप ऑब्वियसली दुकान मोहल्ले के अंदर करोड़ दुकानें हैं या लाख दुकानें हैं या 5,000 दुकानें हैं, उसमें से 5,000 में से 3,000 दुकानदार नहीं जमा करवाने जा रहे, तो ये उनकी नेग्लिजेंस है, इसमें गवर्नमेंट का कसूर नहीं है। और गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं कि हर दुकानदार से जाके टैक्स ले ले। बाकी आपके कज़न का मुझे पता बता देना, बाकी इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा, कस्टम ड्यूटी, कस्टम्स एक्ट इन पाकिस्तान। कस्टम ड्यूटी की मैं बात कर रहा था। मिसाल के तौर पे आप करोड़ रुपए की गाड़ी मंगवाते हैं ना, तो उस पर 50 लाख रुपए कस्टम ड्यूटी है, यानी बहुत हैवी रेट है इसका कस्टम ड्यूटी का। तो आपने अक्सर सुना होगा कस्टम ड्यूटी की वजह से चीज़ें बहुत महंगी हुई हुई हैं। तो ये जो बाहर से चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं उन पर कस्टम ड्यूटी होती है, कई दफ़ा एक्सपोर्ट करने पे भी लगती है। कस्टम्स एक्ट इन पाकिस्तान स्पेसिफाइड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, ड्यूटी होता है टैक्स ऑन सर्टन गुड्स, कुछ चीज़ों के ऊपर। अ मेजर पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू इज कलेक्टेड थ्रू दिस टैक्स। हुकूमत अच्छा खासा टैक्स इस तरीके से रिकवर करती है लोगों से कस्टम ड्यूटी के जरिए। रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी डिपेंड अपॉन द सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये जो मुल्क में सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स चल रहे होते हैं उनकी बुनियाद पर डिसाइड होता है कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ टैक्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स जो भी चल रहे हैं मुल्क के, उसके बुनियाद पर डिसाइड होता है इन चीज़ों का रेट क्या है। अंडर दिस एक्ट हाई रेट इज अप्लाइड ऑन लग्जरी आइटम्स, जैसे गाड़ी है, एज वेल एज लेस एसेंशियल गुड्स, जैसे डेकोरेशन पीस है। तो लग्जरी चीजें, गाड़ियां और डेकोरेशन की चीजें, इन पे रेट बहुत ज्यादा हाई है। द इंपोर्ट टैरिफ, टैरिफ होता है टैक्स। द इंपोर्ट टैक्स ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज लोअर। प्लांट पे रेट कम है, इसकी क्या वजह? प्लांट पे रेट कम है। हाँ, इसलिए प्लांट पे रेट कम है कि प्लांट जब आप खरीदते हैं तो इससे लोगों को नौकरियां देते हैं फैक्ट्री खोल के, इसलिए प्लांट पे रेट कम है। देन डेट ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स होता है बनी बनाई चीजें। कंज्यूमर गुड्स होता है बनी बनाई चीजें। बनी बनाई चीजें अगर आप मंगवाएं तो उस पर ज्यादा टैक्स है, लेकिन अगर आप प्लांट लाके खुद चीजें बनाएं उस पर कम टैक्स है। अच्छा जी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। फेडरल एक्साइज एक्ट इज चार्ज ऑन स्पेसिफाइड रेट। ये एक स्पेसिफाइड रेट है इसका। जो चीज़ें बन रही हैं पाकिस्तान में उन पे भी ये लगता है, जो चीज़ें आप इंपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में उन पे भी ये लगता है, और जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान में उन पे भी ये लगता है। तो डिफरेंट चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये टैक्स लगता है। तो लफ्ज़ याद कर लें, गुड्स प्रोड्यूस्ड, गुड्स इंपोर्टेड और सर्विसेज प्रोवाइडेड। द बेस ऑन विच टैक्स इज चार्ज मे बी वैल्यू, मे बी रिटेल प्राइस, मे बी वजन। कितनी बेस पे टैक्स लग सकता है? मे बी वैल्यू, मे बी रिटेल प्राइस, मे बी वजन। अब इसमें ना गुड्स क्लासिफाई कर दी गई हैं। खाने की सारी चीज़ों को कोड दे दिया गया 4,000, तो 4,000, 4,001, 4,002, ये खाने की चीज़ों को कोड दे दिया जाएगा। और कपड़े में शर्ट्स को कोड दे दिया जाएगा 3,000, ट्राउज़र को कोड दे दिया जाएगा 3,001, बनियान को कोड दे दिया जाएगा 3,002। तो चीज़ों को कोड असाइन कर दिए गए हैं। द बेस ऑन विच टैक्स इज चार्ज में भी, इसको छोड़ें। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इज डन, चीज़ों को क्लासिफाई कर दिया गया एज पर कोडिंग सिस्टम। एज पर, ये कोडिंग सिस्टम में कमोडिटी की डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। कोडिंग सिस्टम में क्या लिखी होती है? कमोडिटी की डिस्क्रिप्शन, के कपड़े किस किस्म के हैं, जूते किस किस्म के हैं, खाने किस किस्म के हैं। और ये बड़ा हार्मोनाइज तरीके से लिख दिया गया है किताबों में, यानी फॉर्मलाइज कर दिया गया है। हार्मोनाइज यानी फॉर्मलाइज कर दिया गया। तो ये नोट कर लें ऊपर, कोडिंग शोडिंग या इस तरह जो, बहरहाल
ओके क्या हुआ? हाँ, ऑल एक्सपोर्ट्स आर चार्ज टू टैक्स एट 0%। एक्सपोर्ट्स पे कितना टैक्स है? 0%। ये बड़ा बेनिफिट है, एक्सपोर्ट्स पे टैक्स 0% है। लेकिन मेन जो फिक्रा आपको घर में याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो ये वाला फिक्रा होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इज डन एज पर कोडिंग सिस्टम। कोडिंग सिस्टम क्या है? जिसमें कमोडिटीज, चीज़ों की क्या लिखी होती है? डिस्क्रिप्शन, और ये बड़ा हार्मोनाइज्ड तरीके से लिख दिया गया। हिस्टोरी ऑफ पाकिस्तान, सोशल स्टडीज की क्लास हो रही है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, सोशल स्टडीज अंग्रेजी में पढ़ी हुई है या सोशल स्टडीज जो है वो उर्दू में पढ़ी हुई है? हिस्ट्रीज ऑफ टैक्स लॉज इन पाकिस्तान। आप खड़े हो जाओ, कायदातन के 14 में से कोई 2 नुकात सुना दो, सिर्फ 2, 14 में से 2। जर्मनी को बल्गेरिया से अलग कर दिया जाए, एक बता दो, एक बता दो। अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान भेज दिया जाए, बताओ कोई 14 नुकात में से, 14 नुकात में से कोई एक नुकत बता दो। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज, बैठ जाओ। हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज इन पाकिस्तान। इन पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट हैज द राइट टू कलेक्ट टैक्स। हम समझे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को राइट है ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन। द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न टैक्स केम फ्रॉम ईयर 1860। बिफोर द पार्टीशन इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1860। बरतानिया की हुकूमत ने सोचा कि इनकम टैक्स लगाना चाहिए क्योंकि पैसे बहुत कम हो गए थे, क्योंकि लोग आपस में लड़ने लग रहे थे, हर कोई एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहा था। फिर आज़ादी की जंग लड़ेगी 1857 में। इस लॉ को कैंसिल कर दिया गया 1865 में। कैंसिल को अंडरलाइन कर लें, कैंसिल का मतलब लिख लें। उन बच्चों के नाम बताएं जो आज नहीं आए हुए। मुबीन मलक साहब खड़े हो जाएं अपनी जगह पे। और जी, वही साहब लेट जाएं। और मोहसिन दरवाजे को हाथ लगा के आए बाहर मेन गेट को। अब्बास अपने घर की घंटी मार के भाग जाएं, जल्दी करें। दानिश बाहर निकलें, दानिश बाहर निकलें, सूरज के सामने खड़े हैं 1 मिनट। और जी, गुलाम फरीद साहब छत का चक्कर लगा के आए। और गुलरेज, गुलरेज जाएं और दुकान से 2 किलो दही। अच्छा, और मुहित नहीं है, मुहित को खैर है, उसको सोने दो, आगे चलें। देयर आफ्टर इनकम टैक्स, thereafter income tax of 1886 was introduced and it was imposed on traders। ट्रेडर्स होते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस वाले। फिर एक लॉ आया जिसने ट्रेडर्स यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस वालों पे टैक्स लगाया, लेकिन ये भी कुछ सूबों में लगाया गया था, हर जगह नहीं लगाया गया था। इट्स बेसिक स्कीम स्टिल सर्वाइव्स टुडे। इसकी स्कीम आज तक सर्वाइव कर रही है। इसमें इंटर एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन डाली गई थी जिसमें इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, और ये एग्जेम्पशन अभी तक अवेलेबल है। फिर लोग दोबारा आपस में गुत्थम गुत्था हुए तो गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ी। 1916 के अंदर पहली दफा प्रोग्रेसिव रेट इंट्रोड्यूस हुए। अंडरलाइन, टेबल 1 और 2 टाइप, टेबल 1 और 2 टाइप प्रोग्रेसिव रेट इंट्रोड्यूस हुए। हुकूमत ने सोचा कि फ्लैट रेट ऑफ टैक्स आर नॉट जस्टिफाइड। डिविडेंड का फ्लैट रेट है 15%, आर नॉट जस्टिफाइड, एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स लेविड, और जो टैक्स लगाया जाएगा, शुड डिपेंड अपॉन द इनकम ऑफ द अर्नर। जो ज्यादा कमाए वो ज्यादा टैक्स दे, जो कम कमाए वो कम टैक्स दे, जो मक्खियां मारे वो बिल्कुल टैक्स ना दे। फॉर कैलकुलेटिंग एडिशनल रिसोर्सेज और सुपर टैक्स वाज लगाया इन 1917। 1916 में जो टैक्स लगाया गया था उससे गवर्नमेंट का गुजारा नहीं चला, तो फिर 1917 के अंदर हमने एक नया टैक्स लगाया जिसका नाम था सुपर डुपर टैक्स। द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स इंट्रोड्यूस वाज इनकम टैक्स 1922। आपके दादा आ चुके हुए थे तब तक? नहीं यार, ना कर, तो 2000 में देख तू आया,
तो आगे होंगे, आगे होंगे, आगे होंगे। द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट इंट्रोड्यूस वाज 1922 इन विच द इनकम टैक्स एंड सुपर टैक्स वर कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड का क्या मतलब है? जमा कर दिए गए, कंबाइन कर दिए गए, जिसमें इनकम टैक्स और सुपर टैक्स को कंबाइन कर दिया गया। इस टैक्स के मोटे मोटे फीचर बताएं। इस लॉ के मोटे मोटे फीचर क्या थे? रेट्स टू बी डिसाइडेड एवरी ईयर थ्रू फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट के जरिए हर साल क्या डिसाइड होंगे? रेट डिसाइड होंगे। यानी फाइनेंस एक्ट हुकूमत बनाएगी। फाइनेंस एक्ट लिखने गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट होता है। फाइनेंस एक्ट गवर्नमेंट बनाएगी तो उसके रेट फिर हर साल डिसाइड हुआ करेंगे। गिरने नहीं देना। ओके, आगे चलें। इन सर्टन केसेस टैक्स विद होल्डिंग वॉज मेड मैंडेटरी। कुछ चीजों में टैक्स का काटना क्या करार दे दिया गया? मैंडेटरी। इन सर्टन केसेस टैक्स विद होल्डिंग वॉज मेड मैंडेटरी। कुछ चीजों में टैक्स का काटना मैंडेटरी करार दे दिया गया। तो लिखें जैसे डिविडेंड, डिविडेंड लिखें। डिविडेंड पे टैक्स काटा गया तो सर्टेन केसेस में टैक्स का काटना मैंडेटरी करार दे दिया गया। रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट वाज अलाउड। रीओपनिंग का मतलब है ऑडिट। रीओपनिंग का मतलब है ऑडिट। असेसमेंट का मतलब है टैक्स कैलकुलेशन। आप बता दें मतलब क्या बना? टैक्स कैलकुलेशन का ऑडिट अलाउ हो गया। उसके बाद इंडिया ने मुंह उस तरफ कर लिया, पाकिस्तान ने मुंह इस तरफ कर लिया। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो सबसे पहला बच्चा अडॉप्ट किया वो ये था। हुकूमत ने 1922 वाला बच्चा अडॉप्ट कर लिया, यानी 1922 वाला लॉ अडॉप्ट कर लिया पाकिस्तान की हुकूमत ने। फिर 1979 तक पाकिस्तान में मसले मसाइल चलते रहे, जिस वजह से कोई नया लॉ नहीं आ सका। तो 1979 तक इतनी ज़्यादा अमेंडमेंट्स हो गई थी 1922 के लॉ में कि रिजल्टेंटली 1922 का लॉ पढ़ते ही समझ नहीं आता था। वो इतना मुश्किल हो गया था। अमेंडमेंट कर कर, चेंजेस कर 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 इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था कि सालन में कभी दही डाला जा रहा है, कभी नमक डाला जा रहा है, कभी मिर्चें डाली जा रही हैं, बैलेंस नहीं हो रही चीज़ें। तो ये लॉ बहुत मुश्किल बन गया था। कीपिंग इन व्यू द डिफिकल्टीज, इन मसाइल को सामने रखते हुए, इन मसाइल को सामने रखते हुए किसी के ख्वाब में कायदे आज़म आए तो कायदे आज़म ने कहा आप नया लॉ बनाओ। Keeping in view the difficulties, the government promulgated a new law, namely Income Tax Ordinance 1979. This law was amended और बाद में फिर इसको भी बदला गया थ्रू नंबर ऑफ फाइनेंस एक्ट्स। और 23 साल के बाद एक नया लॉ आ गया मुशर्रफ के जमाने में, डेट वाज कॉल्ड एज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जो अब हम पढ़े हैं। द मेंटल चेंज इंट्रोड्यूस, फंडामेंटल चेंज इंट्रोड्यूस, सबसे मेन चेंज इसके अंदर ये आई कि इंट्रोड्यूस कर दी गई रिजीम। जैसे नहीं थे नॉर्मल रिजीम, तो ये एक और रिजीम है। ये क्या रिजीम है? यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम। सेल्फ असेसमेंट का मतलब लिखें, टैक्स पेयर अपने आप को खुद जज करेगा। टैक्स पेयर अपने आप को खुद जज करेगा। कैमरास वाली बात होगी उनसे, क्या बता रहे हैं वो? ठीक है, टैक्स पेयर अपने आप को खुद जज करेगा। हाइब्रिड वालों के कपड़ों का रंग भी नजर आएगा, यहां तक क्वालिटी होगी। बॉल पेन पकड़ी हुई है या पेन पकड़ा हुआ, ये नजर आएगा, ये पता करा लीजिएगा। ये हाँ, ये जरा पता करा लीजिएगा। कैलकुलेटर सामने रखा हुआ या नहीं रखा हुआ, ये भी नजर आना चाहिए। अच्छा, तो एक नई स्कीम आई, जिस स्कीम का नाम का क्या था बोले? यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम। यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें आगे लिख लें सेक्शन 120, सेक्शन 120 चैप्टर 15। वो जब हम पढ़ेंगे ना तो फिर हम देखेंगे यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम होती क्या है। यूनिवर्सली एक स्कीम है जिसमें हुकूमतें ये कहती हैं कि अज्यूम करो टैक्स पेयर सच बोल रहा है, तो ये कुछ इस किस्म की स्कीम है। This law has been also amended through different finance acts and changes are still going on। और ये लॉ अभी भी आपके सामने है, चेंजेस इसमें चल रही हैं। जैसे पिछले साल सेल्स टैक्स का रेट 17% था, अब 18% हो गया। इसी तरह इनकम टैक्स में भी चेंजेस होती रहती हैं।
रीओपनिंग का मतलब है ऑडिट, यानी अगर आप टैक्स कैलकुलेशन जमा करवाएं तो आपका क्या हो सकता है, ऑडिट हो सकता है। क्लास के बाद या जूम मीटिंग में कहीं भी, या कभी सड़क पे हमारी मुलाकात हो सकती है ज़िंदगी के किसी मोड़ पे, कई स्टूडेंट्स के साथ हो जाती है। किसी मोड़ पे ज़िंदगी के अगर मैं आपसे मिला तो आप मुझे ये मत पूछिएगा कि ये याद करना है या नहीं करना, ये आपके सिलेबस के अंदर है हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज इन पाकिस्तान, याद करना है या नहीं करना ये आपका और आपके वालिदैन का मामला है। अपने वालिदैन से जाके पूछ लें मैं कुछ चीज़ें छोड़ आऊँ, अगर मुझे कुछ हो गया नुकसान तो आप परेशान तो नहीं होंगे ज़्यादा, बस ये आपके और आपके वालिदैन का मामला है, मैं इसमें बीच में नहीं पड़ता, आपकी घर का मसला है, प्लीज़ मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, सिलेबस में है इसलिए पढ़ा दिया। पता नहीं क्यों क्लास के बाद आके पूछ रहे होते हैं ये भी याद करने सर, सर प्लीज़ बता दें सर, सर तो मैंने क्यों पढ़ाया था भाईजान, आप बॉडी बिल्डिंग कर लो यार। अच्छा, अब आप हजरात ज़रा मुझे हेडिंग्स के नाम बता दें, और आप क्यों रो रहे हो, हेडिंग्स के नाम बता दें। पहले थी डेफिनेशन ऑफ टैक्स, दूसरे थे नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, असल टैक्स का मकसद है रेवेन्यू इकट्ठा करना, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स भी हैं टैक्स के। ये पहले वाले 3 नॉन रेवेन्यू नहीं है, पहले वाले 3 ये सिर्फ तमहीद बांधी जा रही है, असल नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स कितने हैं, 12, ये 12 हैं, तो ये 12 में से आपने लिख के आने होते हैं। उसके बाद टैक्स एज अ मीन्स फॉर डेवलपमेंट, उसके बाद काइंड्स या स्ट्रक्चर्स ऑफ टैक्सेस, उसके बाद प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज, फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ अ साउंड टैक्स सिस्टम, साउंड टैक्स सिस्टम के प्रिंसिपल। अच्छा उधर क्या लिखा हुआ था, टैक्स लगाने के प्रिंसिपल्स, और इधर क्या लिखा हुआ है, टैक्स के सिस्टम को साउंड बनाने के प्रिंसिपल्स, यानी सिस्टम बन चुके हैं उसे साउंड कैसे बनाना है। तो ये दोनों के हेडिंग फर्क है। और उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस 2 हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस 3 हैं। चलें जी पुराने पर्चाजात में आ जाएं। पुराने पर्चाजात में आ जाएं। Primary objective of tax system is to collect revenue. You are required to list down the non-revenue objectives. भाईजान कौन सा पेज, पेज नंबर 1। 12 में से कितने लिख के आने हैं, 10, लेकिन आप 12 ही लिखाइए, 1-2 में बोंगी भी बच जाती है। आगे चलें। स्टेट एनी 5 ways which in tax can be used for development of country। कौन सा पेज, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे कौन सा पॉइंट है, 2.1। ब्रीफली एक्सप्लेन 3 indirect taxes in पाकिस्तान, पेज नंबर 3। ब्रीफली एक्सप्लेन इनडायरेक्टेड, अच्छा सॉरी, टैक्सेस आर besides financing government operational expenditures, tax is also used as a tool to carry out the national objective of social and economic development. List any 5 non-revenue objectives of taxation। 5 non-revenue objectives बता दें टैक्सेशन के, वही 12 में से, पहला सफा 12 में से 5। Taxes are primary revenue yielding tools of government of modern age. You are required to state any 3 non-revenue, वही सवाल, which the government may impose, वही 12 में से 3। ब्रीफली एक्सप्लेन द इनडायरेक्ट टैक्सेस इन पाकिस्तान, वही सवाल, ये 6 का बी कल करेंगे। ब्रीफली डिस्क्राइब 3 ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स, 3 बुनियादी असूल बता दें टैक्स लगाने के। 2.3 पेज नंबर 2। ब्रीफली एक्सप्लेन 3 इनडायरेक्ट, जान ले रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। 5 तरीके बताएं जिससे टैक्स मुल्क की डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है। ये 5 तरीके शहबाज शरीफ को बता दें, कल डेवलपमेंट हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 कल करेंगे। 10 स्टेट 4 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स, टैक्स के 4 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स बताएं, 12 में से 4।
3 प्रिंसिपल्स बताएं ऑफ अ साउंड टैक्स सिस्टम। साउंड टैक्स सिस्टम 2.5 पेज नंबर 3। साथ वाले के सर पे हाथ रखें, रखिए रखें टिल फर्दर ऑर्डर्स। बुरा तो नहीं मनाया उसने? फील तो नहीं किया? हो भाई ऐसे लफ्ज़ ना बोला करो। ये कसम का लफ्ज़, कसमे का लफ्ज़ ज़िंदगी से निकाल दें, क्या फ़ायदा है इसका। परसों ना तकरीबन इस टाइम बहुत उदास बैठे होंगे आप, कह रहे होंगे हरी भरी क्लास होती थी, बैठे होते थे, मेरा दोस्त होता था, साथ बबलू होता था, गपशप चल रही होती थी। लेकिन आपने फिर वही रूटीन चलनी है। सुबह FAR 1 आपने पढ़े होने, FAR 1 के टाइम में, टेक्स्ट के टाइम में टेक्स्ट पढ़े होने, फिर एक रिदम बरकरार रहेगा। 5 दिन आप इसी तरह चलेंगे ना, रिदम बरकरार रहेगा। तो बस में बैठे हुए आपने ज्यूम करना है कि मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ, सुकून से पढ़ना है बस में बैठ के। बस में बैठ के वो थोड़ी तो ड्राइवर से भी हमने कहा था शुगर लगाना है, वो जाके 1-2 मिनट ज़रा गपशप मारा है उससे, थोड़ी देर बाद ज़रा फ्रेश हो गए। गुदगुदी नहीं करनी, गुदगुदी नहीं करनी, सवारियाँ रिस्क पे आ जाएंगी। रिकॉर्ड सेक्शन, उस्ताद जी आज तो बड़े मज़े की गाड़ी चला रहे हो, लोगों को अप्रिशिएट कर दिया करें। कंडक्टर यार बड़ी आवाज़ लगाई है तूने, बड़ा बंदा इकट्ठा हो गया यार आज तो, ज़बरदस्त है। लोग ज़रा खुश हो जाते हैं, खुश रखा करें लोगों को। कभी वालदा को कहा बड़े मज़े का खाना बनाए, हाथ खड़ा करें। अच्छा, कभी कहा है या कहते रहते हैं? कभी। अच्छा, उनको भी अब समझ आ गई। एवरी टैक्स पेयर शेल मेंटेन इन पाकिस्तान, चैप्टर 16 है जी, चैप्टर 16। चैप्टर का नंबर नहीं बताना मैंने आपको, चैप्टर 16। उधर से चैप्टर 1 हो गया, इधर से चैप्टर 16 हो गया, तो दरम्यान में सारे आ गए। कल तक निकल आएगा। आराम से भी बात की जा सकती है सर ये मेरे से, यानी हर दफ़ा ही मतलब कि क्या। एवरी टैक्स पेयर शेल मेंटेन इन तुर्कमानिस्तान प्रेस्क्राइब्ड अकाउंट्स, प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स क्या होते हैं? P&L वगैरह। डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? सेल इनवॉइस। अच्छा लिख रही है, बरकत के लिए सुन रहे हैं, चले ठीक है, तो किताब के शुरू में लिख दें बरकत के लिए मैं क्लासें ले रहा हूँ। अकाउंट से मुराद P&L, डॉक्यूमेंट से मुराद सेल इनवॉइस, मिसाल दे रहा हूँ, और रिकॉर्ड से मुराद बिजली के बिल वगैरह और कोई चीज़। ओके गाय। अच्छा जी, एक चैप्टर आपने पढ़ा था इनकम प्रॉपर्टी का, याद है? थोड़ा इनकम प्रॉपर्टी का चैप्टर शुरू में जब जज्बे थे यार रोजाना का याद करने, छिक के रखने। अब ये 5 दिन में इंशाल्लाह वो जज्बे रिज्यूम करके दोबारा फ्रेश होके आएंगे। अच्छा, एक चैप्टर पढ़ा था हमने इनकम प्रॉपर्टी का, उसमें आपको याद है इंश्योरेंस का खर्चा हमने माइनस किया था और ग्राउंड रेंट माइनस किया था। अगर इंश्योरेंस का बिल आपसे गुम हो जाए और आप इंश्योरेंस के खर्चे का एविडेंस ना दे सकें, तो याद रखिएगा टैक्स वाले आप वो खर्चा माइनस नहीं करने देंगे। हालांकि वो अलाउड खर्चों की लिस्ट में लिखा हुआ था, लेकिन आपसे सुस्ती क्या हुई? बिल गुम हो गया, तो इसके नुकसान क्या होगा? टैक्स वाले आपको खर्चा माइनस नहीं करने देंगे। उर्दू में लिखें, इंश्योरेंस का बिल गुम हो गया तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ये माइनस नहीं हो सकेगा। इंश्योरेंस का बिल गुम हो गया तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ये माइनस नहीं हो सकेगा। बेटा वो आपको दोस्त बाहर आया ईद पे मिलने, अम्मी उसको कह दें वॉइस नोट भेज दे मुझे, मैं इंशाल्लाह ना अगले महीने सुनूंगा।
बेटे वो लंगोटिया यार, हाँ हाँ अम्मी बिल्कुल, उसी के साथ तो टाइम गया होता है। द कमिश्नर में डिसअलाउ, कुछ लोगों के ना बहन भाई भी टाइम ज़ाया करते हैं, ये भी ज़रा एहतियात रखिएगा। उनके पास बैठना है आपने 15-20 मिनट, लेकिन ज़्यादा नहीं पूरे दिन में। तो प्लीज़ बाजी मैं ज़रा सी दरवाज़ा बंद करके। कमिश्नर में डिसअलाउ एनी खर्चा, कमिश्नर को क्योंकि आप पता नहीं ना अगले को सीए क्या है, वो तो आपसे बस गप्पे मारी जा रहे हैं, आप भी बैठे हुए, वो 3 घंटे, उतनी देर में पता नहीं आपने कितनी डेफिनेशनें याद कर लेनी है। द कमिश्नर में डिसअलाउ डिडक्शन, कमिश्नर डिसअलाउ कर सकता है खर्चे को अगर टैक्स पेयर क्या दिखाने से इनकार कर दे, रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दे। अगर टैक्स पेयर रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दे, मैंने मिसाल इसकी लिखवा दी है, तो कमिश्नर क्या कह देगा, ये खर्चा माइनस करने की इजाज़त। डिसअलाउ का क्या मतलब है, अलाउ या डिसअलाउ, डिसअलाउ, माइनस करने की इजाज़त नहीं। द अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स शैल बी मेंटेन्ड फॉर 6 ईयर्स। भाईजान आपने अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स कितना से संभाल के रखने हैं, अभी कौन सा साल चल रहा है, 2023। और टैक्स वाले आके कहे भाईजान 1980 का बिजली का बिल निकालो, हम कहे भाईजान वो तो खा गई, अब तो उसको दीमक लग गई है, हम कहाँ से 1980 का बिजली का बिल निकालें। तो रिकॉर्ड्स कितना सा संभाल के रखने हैं, द अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स शैल बी मेंटेन्ड फॉर 6 ईयर्स आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर टू विच दे रिलेट। मतलब लिखें 315 का रिकॉर्ड, 6 साल का पूरे होंगे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 315 का रिकॉर्ड 321 तक संभाल के रखेंगे। तीस 15 का रिकॉर्ड 321 तक संभाल के रखेंगे। तो बताएं जी रिकॉर्ड कितने सालों तक संभाल के रखने हैं, अगले 6 साल तक। अगले 6 साल तक आपने रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। आगे चलें जी। द अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स shall be maintained for a period of 6 years after the end of the year to which they relate. In case of proceeding, proceeding का मतलब लिखें कोर्ट केस। In case a court case is pending, अगर कोई कोर्ट केस पेंडिंग है, in case a court case is pending, record will be kept till the फाइनल डिसीजन। रिकॉर्ड केप्ट किया जाएगा जब तक फाइनल फैसला ना आ जाए। जब फाइनल फैसला आएगा तब आप उसको करेंगे। ओके बताएं जी क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ प्रोसीडिंग इज पेंडिंग, अगर कोई प्रोसीडिंग क्या है, पेंडिंग है, रिकॉर्ड विल बी केप्ट टिल द, जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए। इसका मतलब है कि 2015 का रिकॉर्ड हो सकता है 2025 तक संभालना पड़े, 10 साल भी। क्यों? क्योंकि फाइनल डिसीजन कोर्ट का नहीं आ रहा। एक्सप्लेनेशन, पेंडिंग प्रोसीडिंग इंक्लूड प्रोसीडिंग फॉर असेसमेंट। असेस करना क्या होता है, जज करना। टैक्स वाले आपको जज कर रहे हैं कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। पेंडिंग प्रोसीडिंग इंक्लूड प्रोसीडिंग फॉर अपील। कभी सुने कोर्ट में अपील हो गई है, अपील दायर कर दी गई है। इसी तरह पेंडिंग प्रोसीडिंग इंक्लूड प्रोसीडिंग बिफोर एन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। कोर्ट में जाना एक नॉर्मल रास्ता है, कोर्ट से एक हट के रास्ता है, उस रास्ते का नाम है ऑल्टरनेटिव। आप एक कोर्ट से हट के रास्ते में जाते हैं जिसमें आप ऑल्टरनेटिव रास्ते पे चलते हैं। ऑल्टरनेटिव तरीके से आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जाता है। उसके लिए क्या बनाई जाती है, कमेटी। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इतनी डिटेल से कि पूरा दिन इस पे पढ़ने पे लग जाएगा। सेक्शन 134A चैप्टर 15। लेकिन प्लीज ये 3 नाम मुझे ज़बानी याद करके सुना दें। नंबर 1 असेसमेंट, टैक्स वाले आपको जज कर रहे हैं। अपील, आपने कोर्ट में केस कर दिए। एनी प्रोसीडिंग बिफोर ऑल्टरनेट कमेटी, लेकिन एक लफ्ज़ बीच में और डालना है ऑल्टरनेट कमेटी के, डिस्प्यूट रिजॉल्व करने वाली ऑल्टरनेट कमेटी।
ये अगला पॉइंट पढ़ के आपके जहन में कौन आ रहा है? और समझ क्या आई आपको अगला पॉइंट पढ़ के, ये बताएं, हाथ खड़ा करके बताएं। हाँ, फिर क्या अप्लाई होगा? एक्सेलेंट, हमेशा। जिनके फॉरेन एसेट्स हैं ना, जैसे कोई बंदा कहे मेरे लंदन में फ्लैट्स हैं, कोई शरीफ बंदा कहे मेरे लंदन में फ्लैट्स हैं, तो अगर किसी के बाहर के मुल्क में कोई एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उन्होंने 6 साल तक रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं, या उन्होंने हमेशा पुराने सारे सालों के रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं? फॉरेन वालों को नहीं छोड़ना हमने। द टाइम लिमिट ऑफ 6 years इज फॉर फॉरेन इनकम, फॉरेन एसेट, फॉरेन एक्सपेंसेस। लगे होते हैं इस तरह घर में, घर वालों साइड पे हट जाओ, फॉरेन इनकम, फॉरेन एसेट। बेटा स्वीडिश नहीं, नहीं अम्मी, फॉरेन इनकम, फॉरेन एसेट, फॉरेन एक्सपेंसेस। सो टैक्स पेयर विल मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ इंडेफिनिट पीरियड। जी अम्मी आप बताएं क्या कह रही थी? हाँ, कुछ ऐसा करें इस दफ़ा ईद पे कि घर वाले भी कहें यार ये तो सही ना, माशाल्लाह बच्चा ज़बरदस्त, ये बच्चा सही निकला है माशाल्लाह, ये जो है ना इसने इतना पढ़ा है, बाकी सारे पीछे रह गए हैं और ये ज़बरदस्त आगे निकल गया सबसे। कुछ ऐसा कर जाए इस दफ़ा। भाई आप भी मुस्कुराओ, दांत थोड़े से निकालो, थोड़े से दोनों होंठ खोलो, नहीं तो होंठ। दा खर्चा बोलें, दा खर्चा मीन्स एनी अमाउंट डेट इज डेबिटेड। यू नो कि एक्सपेंसेस को क्या किया जाता है? डेबिट। द खर्चा मीन्स एनी अमाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मेरे ख्याल से कहते हैं सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट के दरमियान जो कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह को। तो ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी होता है, ये वो लोग बनाते हैं जिसकी फैक्ट्रीज होती हैं। रिसीट एंड खर्चों का अकाउंट, खर्चों के अकाउंट में तो खर्चा डेबिट होना ही है। और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जिसमें एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं। लेकिन उसने बैलेंस शीट का उसने लिखा, क्योंकि बैलेंस शीट में डेबिट का मतलब एसेट होता है, पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर, मशीनरी। बैलेंस शीट का नहीं लिखा उसने P&L का लिखा है। उसने कहा ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, रिसीट एंड खर्चों का अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन 3-4 अकाउंट्स में अगर कोई चीज डेबिट हो रही है तो कहते हैं मेरी नजर में वो डेबिट होने वाली चीज क्या है? खर्चा। किसकी डेफिनेशन दे रहा है? खर्चे की डेफिनेशन दे रहा है, खर्चा की नहीं, खर्चे की डेफिनेशन दे रहा है। द कॉमी में the commie require any person to install and use an electronic tax register। ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन टाइप चीज है। वो दुकान पे छोटी सी मशीन पड़ी होती है जिसमें सफेद कलर का रोल हुआ सफा बाहर निकल रहा होता है रसीद की फॉर्म में। द कमिश्नर may require any person to install electronic cash register, tax register। It will be used for the purpose of storing। इसमें क्या की जाएगी? स्टोर की जाएगी और बाद में एक्सेस की जाएगी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी ट्रांजैक्शंस that affect the tax liability। अच्छा जी, अब रिकॉर्ड्स कौन से रखने हैं आपने? टैक्स पेयर रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। एवरी टैक्स पेयर डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस वाला पैसे आने का रिकॉर्ड रखता होगा या मलंग बन के रहता होगा? पैसे आने का रिकॉर्ड रखता होगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, आप जाते हैं मेडिसिन ख़रीदने तो वो जो पैसे आते हैं वो एकदम पंच करता है। आजकल तो सारे मेडिकल स्टोर्स पे इसी तरह वो पंच करते हैं कि कितने पैसे आए हैं। और ख़र्चों का भी रिकॉर्ड रखता होगा बिजनेसमैन अपने, बोले हैं? अच्छा, जो उसने दवाइयाँ बेची उसका रिकॉर्ड रखता होगा, सेल्स का। जो दवाइयाँ खरीदी उसका रिकॉर्ड रखता होगा मेडिकल स्टोर वाला। अगर उसने आपका ब्लड प्रेशर चेक किया है या आपने कहा साथ खून भी मेरा टेस्ट कर लो, एक छितर भी मुझे मार दो, तो ये जो उसने सर्विसेज आपको प्रोवाइड किए हैं इसके पैसे उसने लिए होंगे आपसे। उस दुकान पे कोई एसी फर्नीचर वगैरह पड़े होंगे, उस दुकान के ऊपर कोई लाइबिलिटीज़ होंगी, उसको दवाइयाँ उसने पैरासीटामोल उधार पे खरीदी होंगी। इस सब का रिकॉर्ड वो मेंटेन करेगा। तो नंबर 1 याद रखें जी, मनीज रिसीव्ड एंड मनीज एक्सपेंडेड। मनीज रिसीव्ड एंड मनीज सेल्स एंड परचेज।
ऑल एसेट्स एंड ऑल लाइबिलिटीज, इन चीजों का रिकॉर्ड रखें आप। इन केस ऑफ टैक्स पेयर इंगेज्ड, एक ऐसा टैक्स पेयर जिसकी मंगनी हो गई है, वो फिर क्या रिकॉर्ड रखे कि दुल्हन पराचा है या जट है या गुज्जर है या बट है, ये रिकॉर्ड रखे। ये क्या, ये कौन सी इंगेजमेंट की बात हो रही है? हाँ, इंगेज्ड इन प्रोडक्शन, ऐसा बंदा जो चीजें बना रहा है, जिसे क्या कहते हैं, फैक्ट्री। अगर किसी की फैक्ट्री है तो फिर आपने क्या क्या रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं? बोले 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 बोले। इन केस ऑफ टैक्स पेयर इंगेज्ड इन प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग। माइनिंग क्या होती है? कोयला निकालते हुए मुंह काला कराना, माइनिंग होती है। और लाइक एक्टिविटीज या मिलती जुलती चीजें। ऑल आइटम्स ऑफ कॉस्ट रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल इस्तेमाल हो रहा होगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, लेबर काम कर रही होगी, अदर इनपुट्स, बिजली वगैरह इस्तेमाल हो रही होगी, अगर आए तो बिजली वगैरह इस्तेमाल हो रही होगी। ये बोंगे ने बोंगी मारी, बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे लफ्ज़ में बोला करें, फिर अब घर में भी आदत पड़ जाएगी, इस लफ्ज़ में बोला करें। और ज़िंदगी में याद रखिएगा, बच्चों के सामने तो ज़िंदगी में कभी ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलना, बोंगा, फजूल और इस तरह के। फिर आगे और भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं इन चीज़ों की। इस तरह के लफ्ज़ घर में नहीं बोला करें, कम से कम आपको ज़ेबा नहीं देते। द अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स शैल बी मेंटेन फॉर, बोंगे ने बोंगी इसलिए मारी कि पहले उसने ऊपर बता दिया ना उसने ये क्या चीज़ है। आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर टू विच दे रिलेट, इन केस ऑफ प्रोसीडिंग इज पेंडिंग, रिकॉर्ड विल बी केप्ट टिल द फाइनल डिसीजन। छोटे छोटे बच्चे पता नहीं कैसे अल्फाज बोल रहे होते हैं, दाएं बाएं सुन के दुख होता है। अच्छा, इनवॉइस और कैश मेमो में फ़र्क बताएं, इनवॉइस और कैश मेमो में फ़र्क। इनवॉइस, गूगल बाजी है आपके घर में? ये एक इनवॉइस है जिस पे सेलर का नाम आ रहा होगा, सेलर का पता आ रहा होगा, सेलर का टेलीफोन नंबर वगैरह आ रहा होगा, कंपनी नेम सेलर, सेलर का कोई आईडी होगा, सेल्स टैक्स वालों ने इशू किया होगा, इनवॉइस का कोई नंबर होगा, इनवॉइस की कोई डेट होगी। बल्कि ये एक और मैंने उठाया हुआ, इसी से देख लेते हैं। टैक्स इनवॉइस, इनवॉइस, तो जो टैक्स इनवॉइस होती है वो क्या करती है, उसमें सेलर का नाम आ रहा होता है, ईस्ट रिपेयर इनकॉर्पोरेशन, उसका पता आ रहा होता है, उसका जो है वो नाम आ रहा होता है, इनवॉइस का नंबर आ रहा होता है, इनवॉइस की डेट आ रही होती है, ड्यू डेट यानी किस दिन पैसे देने हैं वो आ रहा होता है। फिर आपने क्या लिया, फ्रंट एंड रेयर ब्रेक केबल्स ली आपने, डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, डिस्क्रिप्शन के बाद चीज़ों की क्वांटिटी आ रही होती है, एक ली, कितने की थी, 100 रुपये की थी, सारी कितने की बनी, 100 रुपये की बनी, लेबर आवर्स कितने इस्तेमाल हुए, हमने आपकी केबल और ब्रेक सही करके दी गाड़ी की, ये सारी एक इनवॉइस होती है। तो इस इनवॉइस पर जो है वो सेलर का नाम आ रहा होता है, सेलर ने इसको नंबर लगाया होता है इनवॉइस को, सेलर ने इस पर डेट डाली होती है, और पाकिस्तान के अंदर इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड होती हैं, वो सेलर का नेशनल टैक्स नंबर भी ऐड होता है, सेलर का CNIC भी ऐड होता है, तो सेलर के कुछ नंबर्स हैं वो भी इसके अंदर ऐड होते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन सेलर जब आपको बिल बना के देता है तो उसके ऊपर लिखता है, डेट इज कॉल्ड एज इनवॉइस, इनवॉइस। मेमो क्या है, कैश मेमो, उसकी मैं बाद में बात करता हूँ, कैश मेमो अभी बाद में देखेंगे अलग से। अभी किसकी इनवॉइस बात की है हमने,
इनवॉइस, जिसे आप बिल कहते हैं। टैक्स पेयर्स जिनकी बिजनेस इनकम सिर्फ कितनी है 5 लाख तक, या जिन्होंने नया नया काम शुरू किया, इन्होंने सीरियली नंबर्ड का मतलब होता है यानी नंबर लगता है बिल के ऊपर, बिल नंबर 1, बिल नंबर 2, सीरियली नंबर्ड एंड डेटेड, और डेट भी लगी नहीं चाहिए, इनवॉइस होनी चाहिए आपके पास, या रसीद बनी हो फॉर ईच ट्रांजेक्शन ऑफ सेल, हर सेल के ट्रांजेक्शन की, फॉर ईच ट्रांजेक्शन ऑफ सेल, हर सेल का अलग बिल बनेगा, कंटेनिंग द फॉलोइंग। इस पे क्या क्या लिखा होगा, बोले 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 सेलर का नाम, सेलर का नाम या उसके बिजनेस का नाम, उसका पता, सेलर का पता, सेलर का नेशनल टैक्स नंबर। नेशनल टैक्स नंबर कौन इशू करता है, इनकम टैक्स वाले। नेशनल टैक्स नंबर कौन इशू करता है, CNIC कौन इशू करता है, नादरा वाले। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर कौन इशू करता है, सेल्स टैक्स वाले। डिस्क्रिप्शन, क्या बेचा, क्वांटिटी, कितना बेचा, वैल्यू, कितने का बेचा, अगर चीजें बेची वो या सर्विसेज रेंडर की तो वो। ये तो होगी इनवॉइस जिसे आप बिल कह दें। लेकिन एक चीज होती है कैश मेमो, जो छोटी दुकानें होती है ना, छोटी दुकानें, उस पर वो इनवॉइस नहीं बनाता, वो सिर्फ कैश मेमो बनाता है अपने रिकॉर्ड के लिए। ये कस्टमर को नहीं देगा, हमें नहीं बिल देगा। छोटा सा बच्चा है, अंकल अंकल लॉलीपॉप, अब दुकानदार लिख ले 25 रुपए की मैंने बेची है, बस। ये कोई रसीद बना के देने की जरूरत नहीं, और अपना नेशनल टैक्स नंबर लिख के दे रहा हो और सारी चीज़ें दे रहा हो बच्चे को। बच्चे ने क्या करना है, भाई को उठाना पड़ेगा इसके लिए। थोड़ी थोड़ी देर बच्चा आया, अंकल अंकल चीजी, बेटा क्या खाओगे, अंकल बिस्किट, चलो भाई। अगर आपकी सेल की ट्रांजैक्शन 100 रुपए से कम की हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई बच्चा आके तंग करे, निम्को दे दें, ये दे दें, टॉफी दे दें, कोई आप जैसा गाड़ी से उतर के कहता है भाई एक लेयर्स एक चाहिए थी 5 रुपए वाली, चलो जी आप लाइन में लगे हैं, निकाल ले 5 रुपए, भैया मजा आ गया है। तो अगर दुकानदार 100 रुपए से कम की सेल कर रहा है, कोई 50 रुपए की चीज बेच रहा है, 60 रुपए की चीज बेच रहा है, 70 रुपए की चीज बेच रहा है, तो दुकानदार फिर ऐसा करे, क्या बनाए, देयर इज नो नीड ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस ना बनाए। और ये फिर कस्टमर को पकड़ाएगा भी नहीं, ये अपने पास ही रखेगा, पूरे दिन में एंड पे टोटल कर लेगा मेरे साल की सेल कितनी हुई, या महीने की सेल, या एक दिन की सेल, रोजाना है कि ये सफा बनाएगा। आज का दिन खत्म हो गया, अगला सफा निकाल ले, वो दिन खत्म हो गया, अगला सफा निकाल ले। तो हर दिन एक कैश मेमो बना ले। एक दिन में ज्यादा भी कैश मेमो बना सकते हैं आप, अगर सेल आपकी ज्यादा है। बच्चे ही चढ़े रहते हैं दुकान पे हर वक्त। अगर 100 से ज्यादा की चीज खरीद लें, फिर आप वो बनाएं, इनवॉइस बनाएं, फिर बिल बना के दें उसको। दुकानदार बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं हमें नहीं ये पता, जो होना चाहिए वो पढ़ाया जा रहा है आपको। वेयर ईच ट्रांजेक्शन डज नॉट एक्सीड ₹100, ईच ट्रांजेक्शन ऑफ सेल। ये लिखा करें, वेयर ईच ट्रांजेक्शन ऑफ सेल डज नॉट एक्सीड ₹100, 1 कैश मेमो बना लें, और मोर कैश मेमोज पर डे। एक दिन में एक बना लें तो भी ठीक है, एक दिन में इससे ज्यादा कैश मेमोज बना लें तो भी ठीक है। फॉर ऑल ट्रांजेक्शंस या फॉर ईच, फॉर ऑल, फॉर ऑल सारी ट्रांजेक्शन को अंदर डाल दें, कोई मसला नहीं, हर एक के लिए अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं। तो लिखें कैश मेमो कस्टमर को नहीं दिया जाता, दुकानदार के अपने पास पड़ा रहता है। कैश मेमो कस्टमर को नहीं दिया जाता, दुकानदार के अपने पास पड़ा रहता है। चलें जी आगे बढ़ें। डेली रिकॉर्ड रखना है आपने, किस चीज़ का, बोले 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 रिसीट्स का, जो पैसे आपके पास आ रहे हैं। डेली रिकॉर्ड रखें सेल का, सेल के रिकॉर्ड का मतलब बोले 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 जो चीज़ें आप क्या कर रहे हैं, बोले बेच रहे हैं, जो चीज़ें आप बेच रहे हैं। और
परचेज का रिकॉर्ड रखें, और पेमेंट्स का रिकॉर्ड रखें, और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखें, और सिंगल एंट्री का रिकॉर्ड रखें इन रिस्पेक्ट ऑफ डेली रिसीट, डेली सेल, डेली परचेज। सिंगल एंट्री का रिकॉर्ड क्या होता है? अकाउंटिंग वाले कौन सी एंट्री करते हैं? डबल एंट्री। लेकिन छोटे छोटे दुकानदार डबल एंट्री नहीं करते, वो कई दफ़ा सिंगल एंट्री पे गुजारा चला देते हैं, बस वो सिंगल एंट्री पे गुजारा चलाते हैं। तो छोटे दुकानदार कई दफ़ा सिंगल एंट्री करते हैं, परचेज को अलग सफ़े पे नोट करते रहते हैं, सेल को अलग सफ़े पे नोट करते रहते हैं, साथ साथ डबल एंट्रीज नहीं करते, मर्जी उनकी, जो मर्जी करें। अच्छा, एंड इन द एंड वाउचर्स ऑफ परचेजेज एंड एक्सपेंसेस। ये क्या मतलब होता है वाउचर्स ऑफ परचेजेज एंड एक्सपेंसेस? ये परचेज के बिल की बात हो रही है या परचेज के वोचर की बात हो रही है? क्या फर्क है परचेज के बिल और परचेज के वोचर में? अच्छा, होंडा एटलस कार ने कहा कि मैंने जनरल टायर से टायर खरीदा है, तो इसको परचेज कहूंगा मैं सेल? तो यार सादा सी बात होती है, सोचने ऐसे लग जाते हैं मुश्किल सवाल पूछा है, नहीं सर ने पूछा है, हाँ कोई तो चक्कर होगा। सादा सी बात पूछी है, होंडा एटलस कार ने जनरल टायर से टायर खरीदा, तो होंडा के लिए ये परचेज होगी या सेल? परचेज। समझ आ गई बात? जनरल टायर की तरफ से होंडा को एक बिल आएगा, ऐसे ही है ना, जिस टायर भी आ जाएंगे और परचेज का बिल भी आ जाएगा। लेकिन इस परचेज के बिल को हम अपने सिस्टम में डालने से पहले एक बनाएंगे वाउचर। क्या बनाएंगे? वाउचर। वाउचर पे हम लिखेंगे परचेज नंबर 1 है ये हमारी आज की, ये लिखेंगे, ये अपने पास बनाएंगे, ये उसका बिल नहीं है, और फला बंदे से खरीदी है, और आयरन और स्टील उससे हमने खरीदा है, और इतने का खरीदा है, और इस दिन खरीदा है। बस ये डिटेल बना लेंगे। क्या ये डिटेल अपने लिए एक सफे पे बना रहे हैं रिकॉर्ड पर्पस के लिए, या उसका बिल है? असल में ना ये बनता सफा इसलिए है कि उसके बिल में कई दफा इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है, तो हम अपने रिकॉर्ड पर्पस के लिए सारी इंफॉर्मेशन को एक सफे पे क्या करते हैं, दोबारा नोट करते हैं, ताकि हमारे पास परचेजेस का क्या मौजूद रहे, रिकॉर्ड मौजूद रहे। तो मोहतरम ये इस वजह से होता है। तो वाउचर ऑफ परचेज लिखें। अगर हमने कोई चीज परचेज की है तो उसका अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे। अगर हमने कोई चीज परचेज की है तो उसका अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे। पेन चाहिए सर उमैर को? देख लो, इसको चार्ज कर लो। क्या हुआ उनका पेन? किसी बच्चे ने गायब कर लिया क्लास में, गिर गया। इन्ना लिल्लाह। खड़े हो जाए भाई। ईद का प्लान बताएं। चैप्टर 4 और कौन सा? ईद का प्लान, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ईद का प्लान प्रेशर में नहीं बताना, जो सही प्लान है वो बताएं। सारे चैप्टर। ईद के दिन का प्लान जितना होगी जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ईद के दिन का प्लान अभी सोचा नहीं। ईद के दिन हाँ करना है प्लान। इस किताब में ना कल शुरू में सफ़ा खुलवाना है, डे 1 डे 2 डे 3 का सारा होमवर्क छुट्टियों का देना है मैंने। और दूसरा ये करना है आपने कि तकरीबन 40 से 45 मिनट ना बस फुटबॉल या क्रिकेट खेलना है दिन में, ज़रा फ्रेश हो जाएंगे। ठीक है, मूव। अच्छा, अगर ये दुकानदार ज़रा बड़ा है जिसकी साल की सेल 5 लाख से ज़्यादा है, इनकम 5 लाख से ज़्यादा है। एक वो दुकानदार है जिसकी इनकम 5 लाख से, और एक वो दुकानदार है जिसकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है। या कोई होलसेलर है। होलसेलर कौन होते हैं? जो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ के अंदर चीज़ें बेचें, जिनके पास दुकानदार जाते हैं। यानी आप होलसेलर के पास जाएंगे और होलसेलर के पास जाके कहेंगे आप मुझे बिस्किट दे दो, तो वो कहेगा कितने, आप कहेंगे 5000, तो ये होलसेल में बेच रहे चीज़ें। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर, कभी आपने रिक्शे देखे चिंची, उनके ऊपर निम्को और वो जो है लेज और पता नहीं क्या उठे होते हैं, तो रिक्शे से बाहर आ रहे होते हैं निकल के, वो पूरा रिक्शा ऐसे एकदम लगता है कि बंदा उठा तो गिर जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। डीलर होते हैं, कार डीलर्स जैसे, जहाँ पे गाड़ियों की डीलरशिप होती है। और कमीशन एजेंट कौन होते हैं? जो लोग कमीशन पे चीज़ें बेचते हैं,
अब ये सारा अल्लाह का शुक्र है वही है, लेकिन इसमें जो नई चीज आई ना वो आपने मुझे फौरन रोक देना है, मैं वो आपको नई चीज बताऊंगा, ठीक है। तो मैं अभी ग्रीन हाइलाइटर यूज कर रहा हूं पुरानी चीजों के लिए, नई चीज के लिए मैं येलो यूज करूंगा। ऑनलाइन वाले बच्चों के कमरे में एग्जैक्ट 1 सेकंड पहले कोई एंटर हुआ है और वो देख रहे हैं कि कॉलेज वाले कैसा पढ़ा रहे हैं, आप जरा देखिएगा। अब आप पकड़ लें हाइलाइटर, क्योंकि ये पॉइंट अब नया है, अभी तक सारा क्या था पुराना। मैं नई चीजें सिर्फ बताऊंगा, नई चीजें समझाऊंगा। अब बिजनेसमैन बड़ा लग रहा है या छोटा लग रहा है? बड़ा। वो 5 लाख से कम था, ये 5 लाख से, तो बिजनेसमैन बड़ा है, तो बड़ा है तो चीजें भी ज्यादा। इन केस ऑफ अ होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर एंड कमीशन एजेंट, वेयर सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल, वेयर सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल, where single transaction of sale exceed 10,000, the name and address of customer। कान खोल के और 14 तबक रोशन करके बात समझिएगा। छोटे दुकानदार ने नेम ऑफ कस्टमर नहीं पूछना था, ये जो पॉइंट सी इधर नहीं लिखा हुआ था, छोटे दुकानदार ने नेम ऑफ कस्टमर नहीं पूछना था, छोटे दुकानदार ने सिर्फ अपना नाम बताना था। जैसे मैंने जो आपको बिल दिखाया था ना, उसमें नेम ऑफ कस्टमर भी लिखा हुआ था। हमारे इदारे का नाम था ईस्ट रिपेयर इनकॉर्पोरेशन और नेम ऑफ कस्टमर था जॉन स्मिथ। तो छोटे दुकानदारों ने नेम ऑफ कस्टमर नहीं पूछना। ये जो पॉइंट सी है बड़े दुकानदारों के लिए, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कमीशन एजेंट, वेयर अ सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एक्सीड रुपीज, द नेम, नाम भी पूछने आपने कस्टमर का जो चीज लेने आया है। और अब अगर आपकी होलसेल की दुकान है, आपके पास कोई आया है कि भाईजान मुझे 50 किलो पापड़ पैक करके दे दो, तो अब आप कस्टमर का क्या पूछें? नाम, और किस रास्ते से घर जाता है वो ज्यादा हो जाएगी, बस घर तक पहुंच जाए, उसके घर का पता पूछ लें, ये 2 चीजें पूछ लें। तो इसको मैं किससे हाईलाइट कर दूं? इसको रेड से, हद हो गई, बस येलो ही चल रहे हैं ना नए के लिए। अगला बोलें जी किससे हाईलाइट करूं? अगली लाइन भाईजान ग्रीन से होना ना, ग्रीन पुराना और येलो नया। तो वेयर ईच ट्रांजैक्शन, ये देख लें ऊपर नजर मारें, कॉपी पेस्ट है। वेयर ईच ट्रांजैक्शन, आगे बोलें, ऑफ सेल, वेयर ईच ट्रांजैक्शन ऑफ सेल डज नॉट एक्सीड रुपीज 100 रुपया। तो फिर कोई जरूरत नहीं, फिर बिल से बनाने की जरूरत नहीं है, फिर क्या बना लो? कैश मेमो बना लो। कैश मेमो वैसे क्या होता है? दुकानदार कस्टमर को देता है या अपने रिकॉर्ड के लिए? अपने रिकॉर्ड के लिए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। कैश बुक एंड बैंक बुक, ये नई चीज लग रही है मुझे, ये नहीं पीछे लिखी हुई थी, कैश बुक एंड बैंक बुक, लेकिन आगे सारा सेम है। डेली से शुरू हो रहा है, आगे डेली से शुरू हो रहा है, कॉपी पेस्ट, मोजा ही मोजा, आगे सारा सेम है, आगे सारा सेम है। जनरल लेजर लिखा हो तो जनरल लेजर, ओ यस सर, हद होगी यार, हद होती है। जनरल लेजर कहाँ लिखा हुआ था? उधर जनरल लेजर नहीं लिखा हुआ था। और एनुअल समरी ऑफ रिसीट सेल्स, एनुअल समरी बिल्कुल कोई जिक्र नहीं था, ये सारा नया है। तड़ 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 तड़। जनरल लेजर क्या होते हैं? टी अकाउंट्स होते हैं ना, मेरे ख्याल से उधर टी अकाउंट जरूरी नहीं थे इस बंदे के लिए, लेकिन इधर टी अकाउंट जरूरी है, उसने कह दिया इधर टी अकाउंट जरूरी है। आगे चलें। वाउचर्स ऑफ परचेज एंड एक्सपेंसेस, ये तो था है, ये था वाउचर्स ऑफ परचेज एंड एक्सपेंसेस, लेकिन इसमें सारा नहीं था ना। ये अगली लाइन जरा नई है।
एंड वेयर, नई नई के लिए हम कौन सा यूज़ करें, येलो यूज़ करें, ग्रीन यूज़ करें, येलो। अल्लाह आपके साथ वाले को हाईलाइटर ख़रीदने की तौफीक दे, आमीन। कितने का खाना खा लेते हो डेली हॉस्टल में? कौन बाहर से कौन खाता है? कितने का खा लेते हो दिन में? 500-550 का। हाईलाइटर खरीदा हुआ दिखाओ। अच्छा ठीक है ठीक है। और 10-20 रुपए की चीज़ हाईलाइटर नहीं खरीदते आप लोग, खानों पे इतना खर्च कर लेते हैं। ये तो अच्छे बच्चे हैं। एंड वेयर अ सिंगल ट्रांजेक्शन एक्सीड रुपीज, और अगर कोई सिंगल ट्रांजेक्शन 10,000 रुपए से ज्यादा है, लेकिन कौन सी सिंगल ट्रांजेक्शन? ऑफ परचेज। और ऊपर कौन सी सिंगल ट्रांजेक्शन थी? सेल की। वेयर अ सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज एक्सीड 10,000, तो इसके ऊपर दो चीजें होनी चाहिए, नंबर 1 नाम और नंबर 2 एड्रेस। किसका? पेई कौन है, जिसको बेची या जिससे खरीदी? नहीं नहीं यार, हम खरीदने जा रहे हैं ना चीजें, ऐसा तो ना करें। जिससे खरीदी, जिसको पैसे देने, एक्सेलेंट, जिसको पैसे देने हैं। पेई वही होता है जिसको पैसे देने हैं, गुड। उसे काम नहीं चलेगा, तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। बस तेरे दिमाग की फिरकी ना घर पे ही घूम रही है। कुर्बानियां बड़ी करते हैं लोग यार, 6-6 महीने लोग घर नहीं जाते। बड़ी ईद पे कुर्बानी करेंगे। अच्छा, बड़ी ईद पे एक प्रोग्राम है, अगर आप एग्री करते हैं तो। अगर आप सारे एग्री करते हैं तो फिर, अगर आप सारे के सारे जो है वो बड़ी ईद पे एग्री करते हैं कि हम आएंगे और छुट्टी नहीं करेंगे और अपने फ्यूचर स्टेक पे नहीं लगाएंगे, तो इंशाल्लाह फिर हम क्लास रखेंगे, लेकिन उसमें हम ऐसा कर लेंगे कि एक ऊँट की कुर्बानी करेंगे। तो अगर आप सारे आने को तैयार हैं तो हम ऊँट की कुर्बानी करने को तैयार हैं, हाथ खड़ा कर दें। ईद वाले दिन, तो ईद वाले दिन ही बड़ी ईद पे कुर्बानी करनी है ना, और बाद अगले दिन करनी है। कुर्बानी सुबह कर लेंगे ना तो फारग हो जाएंगे। हमारी क्लास किस टाइम शुरू होती है? 9:45 बजे। 6 बजे लिटा लेंगे उसको, शुरू कर देंगे। क्लास के बाद उसका बारबेक्यू बना लेंगे। फिर मम्मी डैडी बच्चे क्लास के बाद आएंगे, नहीं नहीं सब मैं ऊँट नहीं खाता, सब मैं नहीं खाता, मुझे तो वो कुकर नहीं होता ब्रायलर, छोटा सा मुर्गी, वो जो अपने पाँव पे नहीं खड़ी हो सकती, सब वो मुझे खिला दें। ओहो सर क्या चीज़ होती है वो। ओके, एक दिन पहले लाके उनको खड़ा कर देंगे, किसी ने दूध पीना हुआ तो उसका, सारे प्रोग्राम पूरे हो जाएंगे। उससे एक दिन और पहले ले आएंगे, किसी ने सवारी करनी हुई तो। अच्छा ऊँट नहीं, आगे चलें तो छोड़ें, सीए करें हम तो फिलहाल। तो ये पैकेज डालना है। अब आप लोगों ने सारी क्लास वालों को बनाना है, ठीक है। अपने 4-5 साइड वाले बंदे अपने जिम्मे ले लें, मेरी तरफ से इंशाल्लाह ये ऑफर मौजूद है। वेयर द टैक्स पेयर डील्स इन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, जो बंदा चीज़ें खरीदे और बेचे तो उसने क्वार्टरली इन्वेंट्री रखनी है ऑफ स्टॉक की, शोइंग डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड वैल्यू। क्वार्टरली इन्वेंट्री का क्या मतलब है? 30 सितंबर को कितना स्टॉक है, 31 दिसंबर को कितना स्टॉक है, 31 मार्च को कितना स्टॉक है, और 30 जून को कितना स्टॉक है। साल में कितने क्वार्टर आते हैं? 4। मेहरबानी। साल में कितनी दफा स्टॉक गिनना है? गिनना 4 दफा। शोइंग डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड वैल्यू। और फिर क्या बताना है? क्या पड़ा है, कितना पड़ा है, और कितने। ये डिटेल जरा सर्कल लगा लें, किसके लिए रखनी है? स्टॉक के लिए। अब आप येलो वाले की पिक्चर ले लें, ये येलो वाला सारा नया है, बाकी ग्रीन वाला पुराना है। ठीक है, आप लोगों ने हाईलाइट कर लिया है, दैट्स एनफ, नो नीड टू टेक पिक्चर, ऑलरेडी मेमोरी फुल की हुई है, तस्वीरें ले लेंगे। अपनी तरफ ना करो, दूसरी तरफ करो कैमरा। अच्छा, अगले सफ़े पे आएँ। ये सारा भी सेम है, इसमें जहाँ पे कोई चीज़ चेंज हुई मुझे बताइएगा। तीसरा नहीं, उससे अगला, चौथा। मैन्युफैक्चरर्स, जिनकी साल की सेल किससे ज़्यादा है?
2.5। मैंने ये सारे डायग्राम कल बनाऊंगा, मैन्युफैक्चरर कौन होता है, ट्रेडर कौन होता है, होलसेलर कौन होता है, ये डायग्राम एक बना के आपको दिखाऊंगा, फिर ज़रा ये लेफ्ट साइड वाली बातें समझ आएंगी। अभी मेरा फोकस सिर्फ इधर अंदर वाली बातों पे है। मैं इंशाल्लाह शुरू करने लगा हूँ, जहाँ पे कोई नई चीज़ आई ना आप मुझे रोक दीजिएगा, सर एक मिनट इस तरह रोकना है आपने, दिस इज हाउ यू विल स्टॉप मी। इस तरह रोकना था, गाड़ी का ड्राइवर भी परेशान हो पाई की हुए यार, लाओ थले। सेल डे बुक एंड सेल लेजर, इज इट न्यू और इज इट ओल्ड थिंग? डे बुक कलस नहीं वहां लिखा हुआ था, डे बुक कलस नहीं लिखा हुआ था, परचेज डे बुक एंड परचेज लेजर कलस वहां नहीं लिखा हुआ था, जनरल लेजर तो लिखा हुआ था पिछले वाले में। अब मैं बात कर रहा हूं, अब मैं कंपैरिजन आखिरी वाले का अगले वाले से कर रहा हूं। जनरल लेजर लिखा हुआ था वैसे वहां, ये भी लिखा हुआ था। अब आपने रोकना है मुझे जहां मसला हुआ। ये तो वही है भाई, ये तुझे कुछ हुआ है। अच्छा आगे आगे चले, आगे बताएं। यार शर्मिंदा ही कराया करें, वो आराम से बैठे बैठे ना ऐसे हाथ बना रहे, वो उधर से कर। सारे को हाईलाइट कर ले। स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक क्या होता है? पड़ा हुआ या बिका हुआ? पड़ा हुआ। स्टॉक रजिस्टर ऑफ स्टॉक मैंने कहा पता नहीं किसका स्टॉक रजिस्टर, किसका? स्टॉक का स्टॉक रजिस्टर। मेजर रॉ मटेरियल या कैप्टन रॉ मटेरियल? मेजर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कौन सा होता है? जैसे होंडा एटलस कार के लिए लोहा, शीशा एंड फिनिश गुड्स, इन दोनों का स्टॉक का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। गेट इनवर्ड किस चीज का बनता होगा? रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल जब अंदर आता है ना फैक्ट्री के, तो उसे कहते हैं गेट इनवर्ड, गेट इन। और गेट आउटवर्ड किसका बनता होगा? फिनिश गुड्स का। एंड क्वार्टरली इन्वेंट्री, क्वार्टरली का तो मतलब समझ आ गया ना? क्वार्टरली इन्वेंट्री ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ स्टॉक इंक्लूडिंग वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का भी स्टॉक रखना है। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? ना ये रॉ मटेरियल होता है ना फिनिश गुड होता है, उन दोनों के दरमियान में होता है, अभी बन रहा होता है। ये रिकॉर्ड किसने मेंटेन रखने हैं? मैन्युफैक्चरर ने। चलें जी आखिरी पॉइंट, फिर अब क्लोज करें आज की डिस्कशन। 2-3 मिनट लेके जल्दी फारग हो जाएंगे आज, फिर न्यूमेरिकल के फॉर्मेट को भी थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। यार मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स, लीगल प्रैक्टिशनर्स, अकाउंटेंट्स, हम लोग ऑडिटर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, इन्होंने क्या रिकॉर्ड रखना है? ये तकरीबन सारा ही नया है, तो इसको हाईलाइट ना करें, ये सारा ही नया है। सीरियली नंबर्ड एंड डेटेड पेशेंट स्लिप या इनवॉइस, रसीद फॉर ईच ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और रसीद कंटेनिंग द फॉलोइंग। आगे सारी वही है अंग्रेजी। डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का नाम या उसके बिजनेस का नाम, प्रोफेशनल क्लिनिक, उसका प्रोफेशन डॉक्टर, एड्रेस, नेशनल टैक्स नंबर, CNIC एंड सेल्स टैक्स नंबर इफ एनी। डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ मेडिसिन, गुड्स लिखा हुआ था उधर, यहां क्या लिखा हुआ है? मेडिसिन सप्लाइड। और डिटेल्स ऑफ ट्रीटमेंट, क्या इलाज किया, क्या इलाज किया, ट्रीटमेंट क्या की उसने आंखें दिखाई आपको मरीज ने, तो आपने जवाब में अपनी आंखें दिखाई या नहीं दिखाई। केस, क्या केस किया। सर्विसेज रेंडर्ड, क्या सर्विसेज की। कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, मरीज की कोई कॉन्फिडेंशियल बातें आपको पता चल गई इलाज करते हैं तो वो लोगों को बताते नहीं फिरना आपने। एंड अमाउंट चार्ज, और मरीज से कितने पैसे लिए।
बता दें जी क्या क्या बताना है। डॉक्टर का नाम, डॉक्टर के बिजनेस का नाम, डॉक्टर का एड्रेस, डॉक्टर का CNIC, डॉक्टर ने क्या दवाई बेची और डॉक्टर ने क्या इलाज किया आपका और कितने पैसे लिए। और जाते हुए वो भी करना है, पेशेंट इधर आइएगा, आप अपना नाम और पता बताइएगा ताकि आइंदा हम आपके घर तक आ जाएं। तो पेशेंट का नाम और पेशेंट का पता। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप लॉयर हैं तो फिर पेशेंट तो नहीं होगा, वो बंदा आपका क्लाइंट होगा ना। और अगर आप अकाउंटेंट हैं तो वो बंदा क्लाइंट होगा, आपका पेशेंट नहीं होगा। लेकिन ना ये लोग पेशेंट्स ना अक्सर पता बताते हुए घबराते हैं। तो ये जो गली गली में डॉक्टर्स ने क्लिनिक्स खोली हुई है ना, इनको कहते हैं जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स क्लिनिक्स। ये जो गली गली में डॉक्टर्स ने क्लिनिक्स खोली हुई है ना, इनको रिलैक्सेशन है। कंडीशन फॉर रिकॉर्डिंग एड्रेस ऑफ पेशेंट ऑन पेशेंट स्लिप शेल नॉट अप्लाई। यानी कि क्या मत पूछे मरीज से एड्रेस, किस सूरत में, जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर। लेकिन क्लिनिक नहीं है और हॉस्पिटल है, फिर वो पूछेगा एड्रेस, लेकिन वैसे एड्रेस नहीं पूछा जाएगा। अब पूछा जाता है अस्पतालों में या नहीं पूछा जाता ये मुझे नहीं पता, पूछा जाना चाहिए। मुझे ये बताएं जी जी। हाँ, अपना उनको बताना चाहिए, नहीं बताते तो उनका मसला है। अच्छा, आप लोग अक्सर फ़ोन करते हैं तो डॉक्टर का सेक्रेटरी कहता है कि डॉक्टर साहब, मिसकी कसर रहेगी थी, डॉक्टर का सेक्रेटरी कहता है कि डॉक्टर साहब आप फ़ोन करते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम मुझे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट चाहिए थी, तो वो कहते हैं सर मैं डायरी पे आपका नाम लिख लेता हूँ, आप ज़रा जल्दी से आ जाएं, जट तैयारा करा के आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो डायरी एक होती है जगह जगह पड़ी हुई, उस डायरी पे पेशेंट का क्या लिखा होता है, नाम लिखा होता है, फिर और आगे टाइम लिखा होता है 10 बजे फ़लाँ, 11 बजे फ़लाँ पेशेंट। तो ये उस डायरी की बात हो रही है। डेली अपॉइंटमेंट एंड एंगेजमेंट डायरी in respect of clients and patients provided at this clause shall not apply to। ये जो गली मोहल्ले में डॉक्टर बैठे होते हैं, ये अगर डायरी ना भी बनाए तो कोई मसला नहीं, और ये डायरी बनाते भी नहीं। आपने अक्सर देखा होगा क्लिनिक्स के बाहर जो है 10-10 बंदे बेंचों पे बैठे होते हैं, लाइनें लगी होती हैं, इतनी तेजी से मरीज आ जा रहे होते हैं, किसने डायरी बनानी है उनकी। तो छोटे मोटे डॉक्टर ये ना भी बनाए तो खैर है। ये कॉपी पेस्ट है, सारा कॉपी पेस्ट है, ऊपर वाली लाइन है। इट्स ओवर नाउ। इन चीज़ों का टैक्स से ये ताल्लुक है कि टैक्स वालों ने इनका आके ऑडिट करना है ना, ये चीज़ें देखेंगे तो टैक्स वाले ऑडिट करेंगे। डायरी में पता चलेगा कितने मरीजों की कॉल्स आई थी और उसके बाद कितने पैसे आए मरीजों से, फिर उसमें हम टैक्स मांगेंगे। अच्छा मोहतरम, व्हाई आर यू क्लोजिंग द बुक्स, क्या मैंने इसको बंद किया है या खुला है? यू आर क्लोजिंग द बुक्स, रियली अजीब। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये अब 3 सफ़े हो गए हमारे, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट अब देखें 90% रेपिटिशन है। लेकिन ये चीज़ें जब बच्चों को कराई जाती थी जुलाई के महीने में, तो बच्चे कहते थे ये हमें पहले करा दें ताकि अगस्त में तो हमने और बड़े काम करने हैं, तो अगस्त में ओवरऑल रिवीजन करनी है, तो ये अभी करा दी जाएँ। तो आप बहुत खुशकिस्मत बैच है कि ये चीज़ आपको करवा दी गई है। आगे आपके पास 3-4 दिन आ रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से आप कर लें। अगला काम आपने ये करना है, घर जाके आज एक न्यूमेरिकल करना है, इसको सिर्फ आपने रीड आउट करना है। ये जो मैंने आपको 3-4 सफ़े आज पढ़ाए हैं ना, ये वाले, इनको आपने रीड आउट करना है। ईद की सवैयाँ खा के इनको याद भी करने बैठ जाना है। इनको अभी आपने सिर्फ रीडिंग देनी है, और रीडिंग देने के बाद अगर कोई चीज़ समझ ना आई तो आपने कल मुझे आके बताना है कि वो चीज़ आपको समझ नहीं आई, वो मैं बता दूंगा ये कल मैंने समझा दी थी, वो अलग बात है। तो आपने सिर्फ आज इनको ये करना है कि रीडिंग देनी है जाके, और रीड दे के जो मसला समझ ना आया उसे नोट कर लेना है। मेरा जवाब आपने सुन लिया, उसे बस नोट कर लेना है, मुझे समझ नहीं आया ये। अच्छा, अब आप निकालें चैप्टर नंबर 18, उसमें एक सवाल आपने होमवर्क में करके आना है। असल ये सवाल है, इसको कल हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत अच्छा है जो आप साथ साथ मुझे कहते हैं ना चैप्टर 18 के सवाल कराएं, ये रियली मुझे तो जवानी याद आ जाती है आपको। नरगिस बाजी इज ए रेजिडेंट फाइलर, क्वेश्चन 41 नहीं मिलेगा पुरानी किताबों वालों को, पेज नंबर 412। ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2022 शी डिस्पोज्ड ऑफ वेरियस एसेट्स, उसने कुछ एसेट्स बेचे हैं। ये सवाल कर लेंगे घर में, शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी, जाती गाड़ी, पेंटिंग, ज्वेलरी, कर लेंगे ये सवाल। तो ये सवाल आपका होमवर्क है, पार्ट बी नहीं,
शाहिद नहीं, सिर्फ कौन सा वाला, नरगिस वाला। लेकिन एक चीज़ यार मुझे बताएं, बड़ी मज़े की चीज़ इसने हमें टेस्ट की है एक, कि इसने शेयर ख़रीदे हैं, यही डाटा दिया होता है ना, डेट ऑफ परचेज दी होती है और कॉस्ट ऑफ परचेज दी होती है। इसने शेयर ख़रीदे हैं 2 मिलियन के, बेचे 2.8 के, लेकिन मार्केट में बेच सकता था 3 के। तो अब डिस्कशन याद है सारी। व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज कंसिडरेशन ए, व्हाट इज कॉस्ट, इसको बी ले लेंगे, ए किसको लेंगे, इन दोनों में से हायर, इन दोनों में से हायर। आप बता दें इस सिनेरियो में इन दोनों में से हायर क्या है, 3। ये मेरे ख्याल से इनको हम प्रॉपर्टी में भी इसी तरह पढ़ा था कि एक्चुअल कराया या फेयर मार्केट कराया, विच एवर इज हायर। तो एक्चुअल कितने का बेचा, मार्केट में कितने का बिक सकता था, इन दोनों में से आप लोग इंशाल्लाह घर जाके मेरे ख्याल से इस मिसाल में एक इसको लेंगे, 3 को, और इधर शायद आप 8 को ए लें, नीचे आए, क्यों, क्योंकि 8 और 7.6 में से ए क्या है, हायर है। कोई बंदा पागल ही बने, बाजार से 7.6 की ले सकता था, मेरे पास आके 8 की ले गया, शायद मेरे से मोहब्बत थी उसे। इसी का रिमोट सी नोट 1, यही तो करके आना है आपने, फिर इस पे कल डिस्कशन होगी इंशाल्लाह। ये पढ़ेंगे ना, सी नोट 1 पढ़ेंगे घर जाके, ओके। बस ठीक है, अब जफियाँ शफियाँ डालें ज़रा ईद के दिन वाली, और चैप्टर 19 निकाल लें, उसमें हम न्यूमेरिकल का फॉर्मेट रिवाइज कर लें। जब तक मैं बंद ना करूं लैपटॉप, तब तक आपने जो है वो किताब बंद नहीं करनी। ज़माना बदलने वाला है, चंद अरसे बाद टीचर के पास किताब हुआ करेगी, हर बच्चे के पास लैपटॉप आने वाला है। अच्छा, तकरीबन आपके बच्चों तक ये शुरू हो जाने सीन, हर बच्चे के हाथ में लैपटॉप होना है क्लास में। बाहर के मुल्कों में फोटोकॉपी शॉप्स ख़त्म हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, सब कुछ सॉफ्ट में आ रहा है। नहीं सर, वेबसाइट से जाके क्वेश्चन और टेस्ट का सोल्यूशन दोनों को डाउनलोड करते हैं सॉफ्ट में। सर मुझे मज़ा नहीं आता, यानी मतलब ऐसे टच करूं तो टच नहीं होता सोल्यूशन। जी बने, प्रिंटर लेके रख लो फिर घर, प्रिंटिंग मशीन लगा लो, प्रिंटिंग प्रेस लगा लो घर में। कौन सा चैप्टर है, 19। अच्छा, ये ना न्यूमेरिकल का फॉर्मेट है, इसके 2 तरीके हैं, दोनों में से जो आपको पसंद आए। एक तरीका ये है कि फजर के बाद, जोहर के बाद और इशा के बाद, इन 3 नमाज़ों के बाद आपने इसको रोज़ाना रिवाइज़ करना है। ये तकरीबन 5 दिन आप करेंगे ना तो इंशाल्लाह पक्का हो जाएगा। तरीका नंबर 1 ये है। तरीका नंबर 2 ये है कि इसको गली मोहल्ले में, सड़कों पे, बसों में जाके बांटना है, फोटोकॉपियाँ करा के। इतने लोग आपसे सवाल पूछेंगे, यार ये क्या है, ये NTR का मतलब क्या है, ये सिक्योरिटीज़ क्या मतलब है, ये मोबाइल, इतने लोग सवाल पूछेंगे आपसे कि आपको सारा खुद ही याद हो जाएगा। ऑप्शन 1 की तरफ जाएंगे, ऑप्शन 2 की तरफ जाएंगे। कोई ऐसा काम ना किया करें जिसको एंजॉय करें ज़िंदगी में, बोरिंग काम किया करें सारे। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, स्पेकुलेशन भी होता है, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ज्वेलरी वगैरह बेचना, शेयर्स बेचना प्राइवेट कंपनी के। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचा तो गेन ऑन सिक्योरिटीज। सेपरेट ब्लॉक, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिविडेंड भी आता है, क्योंकि इस पे अलग रेट है, लेकिन इसको FTR कहते हैं, फाइनल टैक्स रिजीम। और एग्रीकल्चर इनकम। इनमें से मुझे वो चीजें हाईलाइट कराएं जिन पे या तो टैक्स लगना नहीं या अलग रेट पे लगना है। गुड, वेल डन, एक ये हो गई। और इन दोनों पे सेपरेट रेट लगना है, और एग्जेम्प्ट इनकम। ये 4 चीजें क्या हो गई, या तो इन पे टैक्स लगना नहीं यानी एग्रीकल्चर इनकम, या लगना तो है। इन चारों को फौरन क्या कर दें, लेस कर दें। इन चारों को फौरन क्या कर दें, 1 2 3 4, इन चारों को लेस किया हुआ है। क्यों लेस किया हुआ है, क्योंकि इन पे कौन से रेट हैं, तो सारी इनकम्स को पेपर में जमा किया करने,
जमा करके इसका जवाब क्या आएगा, टोटल। टोटल इनकम में से ये चारों क्या कर देनी है, माइनस। पुराने ज़माने में हम बताते थे बच्चों को ऐसे ही ज़रा कि यहां भी आप टोटल इनकम लिख सकते हो, लेकिन बच्चे कहते थे हमें मज़ा नहीं आता, ये टोटल इनकम, ये भी टोटल इनकम। तो आई कैप तो भाई इसी को टोटल इनकम लेता है, लेकिन हम अपने मज़े के लिए बात कर लेते थे इसको टोटल इनकम कह दिया करो और इसको टोटल इनकम कह दिया करो। तो ये कौन सी इनकम हो गई, टोटल, और ये टोटल, लेकिन हमें टोटल से कोई कंसर्न नहीं। इसके बाद आपने माइनस करना है ज़कात और एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन। तो बोलें ये वाली चीजें पहले माइनस करनी है या ज़कात वगैरह पहले माइनस करनी है, ये वाली चीजें पहले माइनस करनी, फिर ज़कात, फिर आपकी क्या आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम। फिर आपने 12 बारना टेबल 1 या 2 पे जाना है, टॉप और टॉप शूटर जेट तेरा करा के चैप्टर 4 पे जाना है। चैप्टर 4 वाले टैक्स का नाम ग्रॉस टैक्स क्यों रखेंगे, ग्रॉस टैक्स। अभी तक इसमें से टैक्स क्रेडिट माइनस नहीं हुए, क्योंकि अभी तक इसमें से क्या माइनस नहीं हुए। अब दो आपने टैक्स क्रेडिट माइनस करने हैं, एक फॉरेन टैक्स क्रेडिट और एक टैक्स क्रेडिट अंडर 61। इसके बाद ग्रॉस बदल जाएगा नेट। अच्छा ये टैक्स होगा अब आपका सादा, लेकिन दो टैक्सेस अब आपने और निकालने हैं, एक फाइनल टैक्स और एक सेपरेट रेट वाला। ये दो टैक्स अब आपने और ऐड करने हैं, लेस नहीं करने आप, ये ऐड करने हैं। इसमें एक सिक्योरिटीज का और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का। फिर आपने इन तीनों को जमा करना है, ABC, नॉर्मल टैक्स को भी, सिक्योरिटीज और इमूवेबल वाले को भी, और डिविडेंड वाले को भी। इन तीनों को जमा करके इसका नाम रख देना है टोटल टैक्स। फिर इसके बाद जिंदगी के जिस जिस मोड़ पे जहां जहां आपको काटा गया है वो टैक्स आपका गवर्नमेंट के पास पहुंच चुके हैं, उसको आपने फिर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। टैक्स डिडक्टेड ऑन डिविडेंड, टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी, टैक्स पेड ऑन इनकम फ्रॉम बिजनेस। छोड़ें अभी, ये बिजनेस के चैप्टर में हम देखेंगे इसका क्या करना है। तो डिविडेंड वाला टैक्स और सैलरी वाला टैक्स आपका कट चुका होगा, ये आपने क्या कर देना है, माइनस। ये जाके शहबाज शरीफ को आपने जमा कराना है। लेट्स रिपीट, सारे हेड्स जमा करने हैं, ये न्यूमेरिकल का फेस है, सारे हेड्स जमा करने हैं, इसका जवाब आ जाएगा। हेड्स नहीं है, हाँ मुझे पता है, फाइनल टैक्स रिजीम वाली इनकम हेड्स में नहीं जाती, बस उसके बाद जवाब। तरतीब रखना जरूरी नहीं, बिल्कुल ये तरतीब रखना जरूरी नहीं। ऐसा हो सकता है कि चाचू को इधर बिठा दें, खालू को इधर बिठा दें, मामू को इधर ले जाएं, कोई मसला ही नहीं इसमें। टोटल इनकम, चलें छोड़ें। टोटल इनकम, टोटल इनकम में से कितनी चीजें माइनस करनी है, 4 चीजें माइनस करनी है। पुराने जमाने के बच्चे होते थे नहीं बता दें सर, आप लोगों को तो ये भी तजस्सुस नहीं है। टोटल इनकम ना, अब नहीं, टोटल इनकम में से कितनी किस्म की चीजें माइनस करनी है, 4 किस्म की चीजें माइनस करनी। फिर क्या आ जाएगी, टोटल इनकम। क्या आ जाएगी, टोटल इनकम। कुछ लड़कियां थी वो तोतली बोलती थी, तो माँ ने मना किया, बेटा रिश्ता लेने जा रहे हैं तुम लोगों ने ना, बोलना नहीं है। तो एक ने कहा तीड़ी, कीड़ी को, तो दूसरी ने कहा नहीं ताडा, काडा, तो तीसरी बोली तय तो नहीं बोली, तो तीनों ही बोल पड़ी माशाल्लाह। अच्छा चलें आगे, तुम मलंग में बन के ना रहा करें हर जगह। टोटल इनकम में से क्या माइनस करना है, ज़कात, और उसके बाद एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन अगर हो तो फिर आ जाएगी टैक्सेबल इनकम, फिर आएगा चैप्टर 4 वाला टैक्स, फिर कौन सा टैक्स रेट माइनस करना है, फॉरेन, और फिर सेक्शन 61 से 63 वाला, फिर टैक्स ऑन, फिर टैक्स ऑन फाइनल टैक्स, फिर डिविडेंड वाला और सैलरी वाला माइनस कर देने, क्योंकि ऑलरेडी ये हुकूमत के पास पहुंच चुके हैं। फोटोकॉपी शॉप पे जाएं, इसकी 10 कॉपियां करवाएं, इंशाल्लाह पक्का हो जाएगा। प्रिंसिपल रूम से शुरू करनी है बांटनी। कल याद रहेगा नरगिस वाला सवाल करके आना है, क्वेश्चन 41 लिख लें, नहीं याद रहना, नहीं याद रहना।